हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान वक़ास है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप का एक पूरा ओवरव्यू देने के लिए। इसमें मैं क्या बताऊँगा उसकी समरी में बता दूँ ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों को सुनने में तो आप वीडियो कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि स्कॉलरशिप है क्या? इसमें कवर क्या-क्या चीज़ होती है? कितने आपको इसको समझ लें कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है? उसकी अमाउंट वग़ैरह क्या होती है? कौन अप्लाई कर सकता है? किसी के नंबर कम हो वो फिर उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डिग्रीज़ के लिए, इसकी टाइमलाइन क्या होती है, कब स्कॉलरशिप अनाउंस होता है, कब आप जा सकते हैं, कितने अरसे के बाद, कितना टाइम इसमें लगता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आप जब एक दफ़ा अमेरिका में आ जाएँ तो आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वर्क अलाउ होता है कि नहीं, डिपेंडेंट्स के बारे में क्या इसमें सिचुएशन है कि अगर आप अपने घर वालों को साथ लेके आना चाहें। फिर ये कि किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये भेजते हैं लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि कोई ड्रॉबैक है स्कॉलरशिप का, इसके साथ कोई स्ट्रिंग्स एसोसिएटेड तो नहीं है और क्या ये जो स्ट्रिंग्स एसोसिएटेड हैं आप इनको अवॉइड कर सकते हैं किसी तरीके से या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इट। वो ये है कि ये स्कॉलरशिप है क्या। फुलब्राइट स्कॉलरशिप बेसिकली अमेरिका में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस कवर्ड होती है यूनिवर्सिटी की। इसमें आपको बुक फ़ी मिलती है, आपको लैपटॉप अलाउंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको जितना खर्चा आपका चलता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ आपको रहने के लिए, खाना-पीने के लिए, रिहाइश के लिए एक अलग स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड कितना होता है, यूनिवर्सिटी का कॉस्ट तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली चली जाती है, आपका बीच में कोई अमल दखल नहीं होता जनरली। जो आपको स्टाइपेंड मिलता है डिपेंड्स ऑन द स्टेट। आप जिस स्टेट के अंदर आपको भेजा जाता है, आपका एडमिशन होता है। महंगी स्टेट है तो स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, सस्ती स्टेट है स्टाइपेंड कम होता है। कितनी रेंज होती है, 1300 से स्टार्ट होके कोई 2500 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आप किस में जा रहे हैं। मैसाचुसेट्स वगैरह में महंगा काम है तो उधर थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइपेंड होता है। सस्ती स्टेट्स हैं उधर 1300-1400 आपको मिलता है। रिहाइश आपकी उसके अराउंड कोई 45 से 50% या 55% में ये जनरल मीडियम इसका रेट चलता है। यानी कि मीन समझ लें कितना कि इतना आपको रिहाइश पे देना पड़ जाता है, बाकी आप खाने पीने ट्रैवलिंग सब पे लगाते हैं। अच्छा जी, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या इसमें जिनके मार्क्स कम है उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अच्छा जी, फुलब्राइट स्कॉलरशिप का ये है कि आप इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आपके मार्क्स कम हैं आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि फुलब्राइट ठीक है, आपका स्कोर मैटर करता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर बुरा है और आपकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप ऐसे बहुत अच्छा बीच में अटैम्प्ट कराते हैं और आपका जीआरई स्कोर भी अच्छा है तो आपको वो इसमें स्कॉलरशिप ना दें। हाँ ठीक है, स्कोर से फ़र्क ज़रूर पड़ता है अच्छे स्कोर से, बट अगर नहीं है डू अप्लाई। आपका चांस है कि आप आगे जा सकते हैं, तो यू आर इनकरेज टू अप्लाई। इसमें ये कि रुकना नहीं है ये सोच के कि मैं मार्क्स कम थे तो इसलिए अप्लाई ना करो। मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर आपका 4 जीपीए है एंड यू आर अबव 2.7 तो अल से कि आपको अप्लाई ज़रूर कर देना चाहिए। देयर इज़ नो गारंटी। इनमें 3.6 वाले लोग भी नहीं हो पाते, 3.7 वाले भी नहीं हो पाते, होने को 2.8 वाली भी हो जाती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। देयर इज़ नो गारंटी कि आपका होगा या नहीं, बट चांस है। किन डिग्रीज़ में आप जा सकते हैं? क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा आप तकरीबन हर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। एक होल लिस्ट ऑफ डिग्रीज़ है, सैकड़ों डिग्रीज़ है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स की, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। आप इसमें आइदर मास्टर्स में जा सकते हैं और आप जा सकते हैं इसमें पीएचडी में, ठीक है। तो मास्टर्स आपका 2 साल का होता है, पीएचडी आपकी 5 साल की होती है। और एक चीज़ अगर मैं पहले नहीं बताई कि ये यूएसए का स्कॉलरशिप है, किसी और मुल्क में ये नहीं भेजते। यूके वगैरह, यूरोप वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए ये नहीं है। अच्छा, इसमें टाइमलाइन क्या होती है? अच्छा, टाइमलाइन से पहले कॉस्ट के हवाले से एक बात मैं और बता दूँ, वो ये कि इसकी कॉस्ट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है और आपका एयर ट्रैवल भी कवर्ड होता है। एक दफ़ा आना, एक दफ़ा जाना मास्टर स्टूडेंट के लिए, और पीएचडी के लिए एक एडिशनल दरमियान में जाना भी वो अलाउ करते हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम ज़्यादा देर का होता है। अच्छा, इसका टाइमलाइन क्या होता है? जनरली अनाउंस होता है जनवरी के आसपास, ठीक है, और अप्रैल तक आपने आमतौर पे इसकी एप्लीकेशन फ़िल आउट करके सबमिट करवानी होती है। अब उस एप्लीकेशन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि एक एप्लीकेशन का सारी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपके बारे में सारा बैकग्राउंड है, आपकी स्टडी क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ रहे हैं, पैदा कब हुए थे, वगैरह वगैरह। और दूसरा उसमें आपके 2 ऐसे होते हैं कि आपका
आपकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है और आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्सनल स्टेटमेंट ये होती है कि आपने लाइफ में अभी तक जितना कुछ अचीव किया है वो कैसे किया है, क्या आपकी मोटिवेशंस थी, क्या इंस्पिरेशंस थी जिसकी वजह से आपने किया है। और आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जो पढ़ना चाह रहे हैं क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ के क्या करेंगे। अच्छा, ये तो आपका ये दो ऐसे हो गए। और इसके साथ आपने एक जीआरई का टेस्ट देना होता है। जीआरई का टेस्ट पाकिस्तान में अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो $220 कॉस्ट है उसकी, ठीक है। $220 डिपेंडिंग ऑन 300 रेट आपको 66,000 रुपये लगेंगे इसको करने के लिए। उसमें एक अच्छा स्कोर, आपको जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने आपकी इसमें आगे क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वंस अगेन देयर इज़ नो गारंटी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें तो आप आगे चले जाएंगे। वंस अगेन अगर बहुत कम स्कोर आता है, उनकी थ्रेशोल्ड आमतौर पे बहुत कम होती है। जो पिछले साल थी वो थी 290 के ऊपर, कि 290 से ऊपर जिसका है वो एलिजिबल टू अप्लाई है, बट देयर इज़ नो गारंटी, ठीक है। 290 वालों का हो जाता है और 315 वालों का भी नहीं होता। इट्स लाइक दैट। अच्छा, ये आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया, जीआरई दे दिया। जीआरई आप कब तक दे सकते हैं, जब तक आपका एप्लीकेशन की डेडलाइन है उस दिन तक आप जीआरई के एग्ज़ाम में अगर बैठ गए हैं तो यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जांपल इस साल इस तरह 12 अप्रैल थी डेट, तो अगर 12 तारीख को भी आपने जीआरई दिया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किया फिर नहीं। अच्छा जी, एक दफ़ा ये एप्लीकेशन क्लोज़ होती है तो फिर आपको कॉल्स वगैरह आती हैं कि इस मकसद के लिए अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट उसने सबमिट नहीं करवाया या इनकम्प्लीट है तो वो आपको कॉल करके बताते हैं कि ऐसा। राउंड अबाउट अगस्त या सितंबर आपको इंटरव्यू की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू की ईमेल और कॉल दोनों आती है। जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ खामोशी रहती है, उनको वो कुछ नहीं बताते इसके दौरान कि क्या है क्या नहीं। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू का बड़ा शॉर्ट नोटिस होता है, तो आपको आमतौर पे हफ़्ता ही मिलता है कि एक हफ़्ते बाद आपका इंटरव्यू तैयार करने के लिए इस्लामाबाद आपको जाके देना पड़ता है। अच्छा, आप वहाँ इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक सिलेक्शन की कॉल आती है उसके कोई महीने बाद, ठीक है, या सम टाइम 20 दिनों बाद। सितंबर में सवा आई हैं, अगस्त में इंटरव्यूज़ चलते रहे हैं, तो उस सिलेक्शन के टाइम के ऊपर वो सबको मेल भेजते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और जो रिजेक्ट हुए हैं। जिनको इंटरव्यू की कॉल नहीं गई थी उनकी सारी बात है रिजेक्शन हुई है, उनको भी आप वो मेल भेज देते हैं कि कंपटीशन बड़ा सख्त था, आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा करना। अच्छा, एक दफ़ा जो सिलेक्ट हो जाए इसमें, फिर उसके बाद अगर तो उसका जीआरई स्कोर बहुत ही अच्छा था तो वो उसको छोड़ देते हैं। जिसका नहीं होता उसको वो कहते हैं भाई साहब दोबारा लें जीआरई। आप जीआरई अगर दोबारा लेंगे आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन होना इज़ गुड। अब यहाँ ये बात समझ लें कि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन फुलब्राइट के लिए अगर हो जाए तो आगे सारे का सारा प्रोसेस फुलब्राइट ने संभालना है, कोई 90-95%। बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें वो कहते रहेंगे, आपने वो करनी है। फुलब्राइट आपके लिए कॉलेज खुद सेलेक्ट करेगा, फुलब्राइट आपके लिए खुद ही अप्लाई करेगा आपके बिहाफ पे। हाँ, आप उसमें सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, आपसे सजेशन मांगते भी हैं वो कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। आप अगर पीएचडी कैंडिडेट हैं तो आप 5 बताएंगे यूनिवर्सिटीज़, अगर आप मास्टर्स हैं तो आप 4 बताएंगे और उसके अंदर वो आपका बताएगा। आप छोड़ भी सकते हैं उनके ऊपर इंटायरली। आपकी प्रोफाइल बनाते हैं, उसके हवाले से डिसाइड करते हैं कि इसका बंदे का ये डिग्री है, इसमें ये इसको जाना चाहिए, तो वो एक प्रोफाइल बना के आपके बिहाफ पे उनमें अप्लाई करने का सोचते हैं। मीनवाइल वो आपसे कहते हैं कि आपने टोफल एग्ज़ाम देना है, और जिनका जीआरई का अप्रूव होना होता है उनको वो कहते हैं, और इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए वो आपको वाउचर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि अब आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती ये एग्ज़ाम लेने पे वंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप अगर ले लेते हैं अच्छा स्कोर बीच में जितना उनको रिक्वायर्ड होता है, जितना एडवाइजेबल होता है तो गुड। अगर आप नहीं ले पाते, वो कहते हैं भाई साहब अपने ख़र्चे पे दोबारा ले आओ, तो फिर आपको अपना ख़र्चा करना पड़ता है दोबारा लेने के लिए। अच्छा जी, ये काम होने के बाद आपको बाद में अप्लाई आपके बिहाफ पे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आपको यूनिवर्सिटीज़ से सिलेक्शन की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता, आपको ये फुलब्राइट वाले ही बताते हैं, USCFP वो बताता है कि आपकी भी सिलेक्शन हो गई है, वहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए हैं, वहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद ये इवेंचुअली डिसाइड करते हैं। ये प्रोसेस कब चलता है, आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ आपकी बेस पे हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्टार्टिंग जनवरी आपको कुछ यूनिवर्सिटी से पहले आ जाती है सिलेक्शन का लेटर, कुछ से बाद में आता है। राउंड अबाउट आपको अप्रैल तक पता लग जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। फिर आपको मेडिकल फॉर्म्स वगैरह भेजते हैं कि आप अगर कोई वैक्सीनेशन पेंडिंग है तो वो करवा लें, आपका अगर कोई एलर्जीज़ वगैरह उनके बारे में बता दें, ताकि यहाँ जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस या जो कुछ होना है उसके हवाले से वो उसी तरह की अरेंजमेंट कर सकें। अच्छा, उसके बाद आपका फिर वो आपसे पूछते हैं सारा कुछ होने के बाद, आपने यूनिवर्सिटी में फिर उसके बाद
खुद कोऑर्डिनेट करते हैं, जहाँ आपकी सिलेक्शन हो जाए, अपनी टाइमलाइन समझते हैं, फिर आपसे फुलब्राइट वाले पूछते हैं अच्छा जी आप बताएं, आपने टाइमलाइन देख ली होगी, आप कब जाना चाहते हैं यूएसए में। अब उसमें जाने का ये है कि आप उसमें जब आपका स्टार्ट डेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लासेस 28 से स्टार्ट हो रही हैं, यू कैन से कि मैं 7 दिन पहले जाना चाहता हूँ, तो 21 को आप यहाँ जा सकते हैं। इससे पीछे वो अलाउ कम ही करते हैं कि आपको उससे पहले जाने दें अमेरिका। वो आपको टिकट करवा के देंगे, उस टिकट के हिसाब से आप यहाँ पहुँचेंगे। आपकी उस जाने से पहले एक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन भी होगी, जो जुलाई में होती है आमतौर पे। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाता है कि अच्छा जी आपने ऐसे ऐसे करना है यहाँ पर, और ये चीज़ें टू डू हैं, ये नॉट टू डू हैं, डोंट्स हैं, इस तरह की वो चीज़ें आपको बताते हैं। फिर आप अमेरिका आ जाते हैं और सारा सिलसिला आपका शुरू होता है। अच्छा जी, फिर अगली चीज़ एक ये कि स्टेटस ऑफ वर्क, जो लोग स्टूडेंट के तौर पे आते हैं क्या वो काम कर सकते हैं कि नहीं। पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है अप टू 20 आवर्स, लेकिन देयर इज़ अ कैच क्या है कि 20 आवर्स जो आपको अलाउड होते हैं उसमें अगर तो आपका स्टाइपेंड एक ख़ास लिमिट से कम है, स्टाइपेंड नहीं सॉरी, जो आपको यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, आपको पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है IIE से। IIE यहाँ इदारा है जो सारी हमारी फ़ीस वगैरह पे कर रहा होता है, हम उनसे ऑथराइजेशन लेते हैं कि भाई मैं एक काम कर लूँ यहाँ का नहीं कर लूँ। और काम वो आमतौर पे अलाउ करते हैं जो रिलेटेड फील्ड हो, उसमें जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। इर्द गिर्द के फ्रीलांसिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे होते हैं आपको। जो आपका रिलेटेड है स्टडी से, उसमें वो आपको अलाउ करते हैं काम। और अगर उसमें आपको बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो गए तो वो अपना स्टाइपेंड जो आपको दे रहे हैं वो काटना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर आपके स्टाइपेंड का कोई 40-50% तक आप अर्न कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है आप ये रख लें, कोई बात नहीं, हम आपका नहीं डिडक्ट करते। अच्छा, तो ये कि आप 20 आवर्स पर वीक तक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वो जॉब आपके कैंपस के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, आपकी स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया बीच में डिडक्शन भी हो सकती है आपकी स्टाइपेंड की अगर एक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो। अच्छा जी, डिपेंडेंट, क्या आप अपने साथ अपने बच्चों को, अपनी बेगम को, अगर आप खातून हैं तो अपने हस्बैंड को ला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन अपने ख़र्चे पे। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है वीज़ा मिलने में आपको स्टार्ट में आसानी हो जाती है। इसमें आपको जो वीज़ा मिलता है, जो स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है वो J1 होता है। J1 इज़ कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा। इस पे आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ है 20 आवर्स का, और जो आपके साथ स्पाउस आ रहा है उसको J2 वीज़ा मिलता है, उसको 40 आवर्स फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और वो यहाँ काम कर सकता है। हाँ, एक चीज़ ये कि हाँ, बच्चों को अगर आप साथ रख रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूलिंग वगैरह पब्लिक हो जाती है, सारा कुछ, ये तो मामला ठीक है। बट यहाँ बच्चों को अगर आपके स्पाउस भी जॉब कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ेगा अगर बेबीज़ आपके छोटे हैं। और डे केयर बहुत कॉस्टली है यहाँ पर। जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ यहाँ मेरा स्टाइपेंड 1525 है महाना, और यहाँ डे केयर का महाना कॉस्ट $2500 है, 2500। तो ये चीज़ फिर आपको, अनलेस कि आपका J2 काम कर रहा हो, आप मैनेज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। J2 कैन वर्क और आप बच्चे को उधर भेज दें, और J2 कैन गेट अ हैंडसम सैलरी। यहाँ पर जॉब्स बहुत जॉब्स मिल जाती हैं, J2 के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, उस पर कोई ऐसी बंदिश नहीं होती कि उसने अपने फील्ड से रिलेटेड ही करना। अच्छा, किन यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जी? यूनिवर्सिटियाँ अच्छी आमतौर पर सिलेक्ट करते हैं रैंकिंग वाइज, जो ओवरऑल भी अच्छी हों जनरली, और जिनका आपकी जो डिग्री है उसके लिए भी स्कोर अच्छा हो। आपकी एक प्रोफाइल बनती है, आपका जो पीछे स्कोर आया होता है, आपका जो वैसे एक्सपोजर होता है, उसके हिसाब से खुद अंदाज़ा लगाते हैं, ये कर करके इनको आइडिया हो जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्रोफाइल बना के आपको उसी टीयर की यूनिवर्सिटीज़ में ये अप्लाई करते हैं आपके बिहाफ पे, और वहाँ आपको भेजा जाता है। एक दफ़ा उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सिलेक्शन आ जाए तो मतलब आपके अगर प्लान में 4 यूनिवर्सिटीज़ में से 3 में आपको सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर ये फुलब्राइट ही डिसाइड करता है कि आपको किस में भेजा जाएगा, कौन सबसे बेहतर है। ये इनकी अपनी इंटरनल मैकेनिज़्म होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉस्ट की बेस पे भेजते हैं कि जो यूनिवर्सिटी सस्ती है उसमें भेज देते हैं, बट आई बिलीव कि इसमें और भी फैक्टर्स होंगे, सिर्फ ये नहीं होगा। ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक जो एक बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है वो ये है कि चूँकि आपको J1 वीज़ा के ऊपर भेजा जाता है, J1 वीज़ा इज़ अ कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा। जैसे ही आपकी स्टडी ख़त्म हो तो आपको वापस आना पड़ता है पाकिस्तान में, और 2 साल आपको पाकिस्तान में लगाने पड़ता है। यू कैन नॉट स्टे इन द US। इसका ये ड्रॉबैक है। F1 वीज़ा हो तो उसका ये ड्रॉबैक नहीं होता, आपको एक टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए अलाउ कर देते हैं। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढ सकते हैं तो आप यहाँ पर रुक जाएं जॉब ढूंढने के टाइम के दौरान तक। अच्छा, कैन यू सर्वाइव विदाउट कमिंग बैक? इसके अंदर एक जो चीज़ पेश की जाती है वो ये कि जो मास्टर स्टूडेंट हैं, इफ़ दे गेट देयर एडमिशन इन PhD, अपने ये मास्टर्स ख़त्म होने के बाद वो साथ ही एडमिशन PhD भी ले लें यहाँ पर,
और वो पीएचडी आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडेड हो, तो फिर आपका क्या होता है कि आपका जो J1 वीज़ा है इसकी नौयत चेंज होकर F1 बदल जाती है और आप स्टूडेंट की वीज़ा के ऊपर यहाँ आ जाते हैं। यू कैन देन वर्क एज़ वेल। और जैसा अब आपकी पीएचडी ख़त्म होगी तो आपको दोबारा 2 साल पाकिस्तान में लगाने हैं। अब इसके बीच में सोल्यूशन जो पेश किया जाता है वो ये है कि आप पीएचडी चूँकि 3 साल की है, आपका मास्टर्स 2 साल का है, तो इस दौरान 5 आपके समर्स गुजरते हैं। समर से मुराद गर्मियों का महीना। समर्स में 4 महीने आपको ऑफ होता है, छुट्टियाँ होती हैं, तो आप पाकिस्तान जाके ये 4 महीने पूरे करके 2 साल पूरे कर सकते हैं। तो 2 साल की रिक्वायरमेंट आपने इकट्ठे पूरी नहीं करनी होती। इस तरह आप 4 महीने हर साल अगर लगाएं तो इस तरह आप एक काफ़ी उसका पीरियड पूरा कर सकते हैं। 5 साल अगर आप 4 महीने लगाएंगे तो ये 20 महीने बन जाएंगे। 4 महीने आपको उसके बाद और लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह आप अपना ये कम कर सकते हैं जो आपका पीरियड है यहाँ पर वापस आके रहने का। तो ये एक बीच में तरीक़ेकार है। इज़ इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली वर्थ इट, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत चीज़ें सीखते हैं यहाँ पर आकर। आप एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, आपको अकेले रहने का तरीका आता है, आपको ख़ुद काम करने का तरीका आता है, यहाँ लॉज किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यूएस से बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से ऑल्दो इसकी आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। तो यहाँ आप आते हैं और ये चीज़ें आपको मिलती हैं। हाँ, जो अगर आपकी मुस्तकिल इरादा है यूएसए में रहने की और पीएचडी नहीं करना चाहते, दैन डू कंसीडर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली। यूनिवर्सिटी में आप फुल ब्राइट के बगैर अप्लाई करें, और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो तेरा चांसेस कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट आपको फिर भी अपना ख़र्चा करना पड़ेगा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आपको यहाँ आने का जो टिकट है, एयर टिकट वगैरह, आपको यहाँ रहने का कॉस्ट है, आपके खाने पीने की कॉस्ट है, वो करनी पड़ेगी। बट यू कैन वर्क अलॉन्ग विद इट इफ़ यू कैन मैनेज, देन इट्स गुड। बट आपको इनिशियली कुछ ना कुछ फंड्स की ज़रूरत होगी। तो ये एक टोटल ओवरव्यू था फुल ब्राइट का कि किस तरह होता है, क्या होता है, इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ आपको हेल्पफुल हो सकती है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाह रहा था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी इन कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि फुल डिटेल्ड आंसर आपको दूँ। ऑल राइट, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।